हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के एक महत्वपूर्ण कानून के बारे में, जिसका नाम है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम इंग्लिश में बुलाते हैं द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के अंदर एजुकेशनल मैनेजमेंट या शैक्षणिक प्रबंध का जो विषय है उसके अंदर ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और वहाँ से आप 30 नंबर ला सकते हैं। 30 नंबर का वो एरिया है, उस 30 में यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसको ठीक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान, बहुत सरल है। हम बिल्कुल सरल भाषा में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ें कि भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के समय ही हमारे नेताओं ने बहुत सारे सपने देखे होंगे कि देश, भविष्य का देश कैसा होगा। और मैं ये कहता हूँ कि नेताओं ने कितने क्या, जब देश गुलाम था तो लोगों ने बहुत सपने देखे होंगे कि जिस दिन भारत आज़ाद होगा, हमारे आज़ाद भारत की तस्वीर बड़ी सुंदर होगी। सबके पास शिक्षा होगी, सबके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा, सबके पास रहने को घर होगा, सब खुशहाल जीवन जिएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर है। और आज़ादी के कई वर्ष बीते, लेकिन बदहाली वैसे की वैसे ही रही। बीच में 1950 में जब हमारा संविधान आता है, तो संविधान ने सरकारों की कुछ जिम्मेदारियां तय कर दी और संविधान सरकारों को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से डायरेक्शंस देता है। संविधान उनको बताता है, निर्देशन करता है उनका, कि आपको जनता के कल्याण के लिए क्या क्या काम करने हैं। उसी में एक जगह लिखा हुआ था नीति निर्देशक तत्वों में कि भारत की सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा वो अवेलेबल करवाए, बिना पैसे के उनको अनिवार्य शिक्षा मिले। लेकिन जो चीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, नीति निर्देशक तत्वों में लिखी होती है, उसको एज सच मानना सरकार के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, आवश्यक नहीं होता। तो आज़ादी के कई वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी देश के अंदर इलिटरेसी, या जिसको हम लोग बोलते हैं अनपढ़पन, वो वैसे का वैसे ही बना रह गया। साक्षरता की कमी देखने को मिली। जब साक्षरता की कमी को देखने के लिए मिला, तो दो तरह के लोग देश में निरक्षर पाए गए। कौन से दो तरह के लोग निरक्षर हैं? एक वो जिनकी अभी स्कूल जाने की उम्र है, जो अभी स्कूल जा सकते हैं, और एक वो जिनकी स्कूली शिक्षा की उम्र चली गई। मान लीजिए कि उनकी उम्र 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, 40 साल हो गई। तो जो लोग एक स्कूल की उम्र के बाहर जा चुके हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने साक्षरता मिशन चलाया। उस साक्षरता मिशन के अंदर प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चलाए, कई तरह के, घर पे ही उनको बेसिक नाम लिखना सिखाना, ये सब कार्यक्रम चलाए गए। लेकिन चिंता का विषय है कि जो जनसंख्या शिक्षा से पुराने समय में वंचित रह गई, उनको हम शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या का वो हिस्सा, हमारे बच्चे जिनको आज स्कूल में जाना चाहिए, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही। उसके लिए समाधान करना चाहिए। तो फाइनली सरकार ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 86वां संशोधन किया, और संविधान में संशोधन करके और बच्चों की शिक्षा का अधिकार जो पहले नीति निर्देशक तत्वों में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था, वहां से उठा के उसको मूल अधिकारों में आर्टिकल नंबर 21 या अनुच्छेद 21A के अंदर, 21 के अंदर शिफ्ट किया। अब हमारे भारत में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल या नीति निर्देशक का हिस्सा नहीं, यह मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार की रक्षा आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवा सकते हैं। तो अब हर बच्चा हक से मांग सकता है कि मुझे शिक्षा मिले और मुफ्त शिक्षा मिले। अब यहाँ पे इस कानून में हमें छोटी छोटी बातें पढ़नी है। सबसे पहली बात है कि ये कानून 26 अगस्त 2009 को पारित हुआ। पारित होने से मेरा मतलब है कि कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है। हर कानून सबसे पहले लोकसभा के अंदर एक प्रस्ताव के रूप में, विधेयक के रूप में, बिल के रूप में रखा जाता है। लोकसभा जब अनुमति दे देता है, तो लोकसभा की अनुमति के बाद में उसको राज्यसभा पे विचार विमर्श करने के लिए भेजा जाता है। जब राज्यसभा में उस पर विचार विमर्श हो जाते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के पास में उसे हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है। इस कानून के ऊपर 26 अगस्त 2009 को उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया। उस समय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल हुआ करती थी। तो प्रतिभा पाटिल जी ने 26 अगस्त 2009 को इस पे साइन किए। लेकिन कानून जिस दिन राष्ट्रपति साइन करता है, उसी दिन भारत की भूमि का कानून बन जाता है। कई बार सरकारें उसको उस दिन से लागू करने की बजाय किसी अन्य डेट से लागू करती हैं। आप सभी लोगों ने एक नाम सुना है, ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट को हम हिंदी में बोलते हैं सरकार की अधिसूचना जारी करना। तो जो ऑफिशियल गजट होता है, कई बार सुनते हो ना गजटेड अधिकारी, वो वहीं से वर्ड निकला है। तो जो ऑफिशियल गजट है, इसके अंदर सरकार एक अधिसूचना जारी करती है और सरकार बताती है कि कानून किस दिन से लागू होगा। तो ये कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। जब पुराने समय में भारत में कोई कानून लागू होता था, तो उसमें कुछ ऐसे कानून थे जो जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी भारत पे लागू होते थे। मतलब संपूर्ण भारत पे लागू होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पे नहीं होते थे। उसका कारण है, पुराने ज़माने में संविधान के अंदर अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 हुआ करता था, जिसकी वजह से जम्मू को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। लेकिन आज के दिन ये झगड़ा खत्म हो गया। तो मोदी सरकार ने जब 370 हटा दिया है, तो 370 हटाने के कारण ये कानून अब संपूर्ण भारत में लागू है। इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की चर्चा नहीं की। आज के दिन भारत के सभी कानून संपूर्ण
भारत पे लागू हैं, जम्मू कश्मीर का फंडा जो है वो हट गया है। लेकिन हाँ, जब इसको पारित किया गया तो इसमें लिखा गया कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी भारत में लागू होता है। अब कोई भी कानून हो चाहे देश का, देश के सभी कानून सबसे पहले अध्यायों में बांटे जाते हैं। यूं समझ लीजिए कि जैसे आपकी किताब होती है, किताब सबसे पहले चैप्टर में बटी होती है ना, तो कानून भी भारत में लिखित रूप में आते हैं किताब के स्वरूप में, तो ये भी चैप्टर्स में बटे होते हैं। तो इस कानून के अंदर 7 चैप्टर हैं टोटल, और 7 चैप्टर के साथ हर चैप्टर के अंदर बहुत सारी धाराएं होती हैं। तो टोटल मिला के 39 39 इसके अंदर धाराएं हैं। 7 चैप्टर 39 धाराएं। और यहाँ पे हम लोगों ने एक बार क्लैरिफाई कर दिया कि ये कानून सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21 से जोड़ा गया। संविधान में संशोधन कब हुआ? 2 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन था, और अब इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस कानून का उद्देश्य क्या है? इस कानून का उद्देश्य देश के बालकों को, बच्चों को अनिवार्य, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दिलाना है। लेकिन कौन से बच्चों को? इस कानून में बच्चों की जो उम्र मानी गई है वो मानी गई है 6 से 14 साल। तो 6 साल से छोटे बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए योग्य नहीं माना जाता, छोटे माना जाता है। 14 साल से बड़े हो गए तो उनको माना जाता है कि वो स्कूल शिक्षा से बाहर हो गए। प्रैक्टिकली सोचें थोड़ा सा, तो ये कौन सी क्लास तक की एजुकेशन की बात कर रहा है? देखिए, स्कूलिंग पहली क्लास से स्टार्ट होती है, मतलब ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जिसको हम प्री स्कूल बोलते हैं, वो यहाँ पे शामिल नहीं है। पहली क्लास से ये एजुकेशन शुरू हुई, और बच्चे की अनिवार्य शिक्षा जो हम लोग देते हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन 8वीं तक मानते हैं। तो जो एजुकेशन है वो 1st to 8, पहली से 8वीं तक है। पहली से 8वीं तक बच्चा पढ़ेगा, और 6 साल की स्कूल मतलब 8 साल की शिक्षा होगी, 6 साल का एडमिशन लेगा, तो बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? 14 साल। तो इसीलिए रखा गया कि 6 से 14 साल की उम्र होनी चाहिए, मतलब 8वीं तक की एजुकेशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं आगे। तो ये हमें समझ में आया कि किस तरह से ही है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस कानून की संरचना क्या है, कानून का स्ट्रक्चर क्या है। तो हर कानून, मैंने बताया कि सबसे पहले कोई भी कानून अध्याय में या चैप्टर में बटा होता है, और हर चैप्टर के अंदर बहुत सारी धाराएं होती हैं। इस कानून में कुल मिला के 7 चैप्टर हैं, और इस कानून में टोटल मिला के 39 धाराएं हैं। एक बार इसकी संरचना देखते हैं कि चैप्टर कैसे बने हुए हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रारंभिक। प्रारंभिक को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीलिमिनरी। भारत का कोई भी कानून हो, हर कानून के अंदर पहला चैप्टर हमेशा प्रारंभिक या प्रीलिमिनरी ही होता है। तो फर्स्ट हमेशा प्रारंभिक या प्रीलिमिनरी ही होता है। एक बार याद कर लीजिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की। इस चैप्टर के अंदर धाराएं कौन कौन सी हैं? इसके अंदर धारा संख्या 1 और 2, दो धाराएं, 1 और 2। उसके बाद दूसरा जो इसका अध्याय है वो सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है। दूसरा अध्याय है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसके अंदर 3 धाराएं हैं, 3, 4, 5। तो इसमें 3 धाराएं, तो मैं साथ साथ लिखता चलता हूँ। इसमें 2 धाराएं हैं, इसमें टोटल मिला के 3 धाराएं हैं, 3 सेक्शंस हैं। उसके बाद ये वही धारा है जो आप कई बार मूवी देखते हो, तो मूवी में वो वकील लोग कहते हैं ना कि मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको दफ़ा 302 के तहत फांसी की सजा दे दी जाए। वो जो दफ़ा, धारा, सेक्शन, एक ही बात। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, सेक्शन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, अध्याय संख्या 3। अध्याय संख्या 3 हमें बताता है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के दायित्व। इसका मतलब ये चैप्टर ये बताएगा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लोकल अथॉरिटी मतलब जो ये म्यूनसिपैलिटी वगैरह होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इसके साथ साथ माता पिता की जिम्मेदारी क्या होगी। इसके अंदर 6 से लेके 11 सेक्शन है। अगर आप लोग गिनेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल मिला के 6 सेक्शन यहाँ पे हो जाते हैं। तो 6 सेक्शन यहाँ पे हो गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व। यहाँ पे सरकार के दायित्व थे, यहाँ पे हम लोग स्कूल के और टीचर्स के दायित्वों को डिस्कस करेंगे। और स्कूल और टीचर्स के दायित्व 12 से लेके 28, 12 से लेके 28 तक काउंट अगर हम लोग कर लें तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो टोटल मिला के 17 सेक्शन, 17 सेक्शन यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला हमारा चैप्टर है जिसका नाम है पाठ्यक्रम एंड प्रारंभिक शिक्षा को संपूर्ण करना। इसका मतलब कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड कैरिकुलम। इसके अंदर टोटल मिला के 29 से लेके 30 तक, 29 और 30 2 धाराएं होगी, तो 2 सेक्शन यहाँ पे हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है बाल अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट के अंदर 31 से 34, 31, 32, 33 और 34 4 धाराएं हैं। और सबसे लास्ट में विविध, मिसलेनियस। ये हर कानून के अंदर लास्ट सेक्शन जो है, लास्ट चैप्टर जो विविध ही होता है। इसके अंदर धारा है 35 से लेके 39 तक। तो 35, 36, 37, 38, 39, 5 धाराएं इसमें। अब अगर हम इस हिसाब से देखें कि इस कानून का सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, तो आप याद कर सकते हो कि इस कानून का सबसे बड़ा चैप्टर चैप्टर संख्या 4 है, अध्याय संख्या 4 है, जिसके अंदर विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व हैं। और कुल मिला के इसके अंदर 17 धाराएं हैं।
इस कानून का सबसे छोटा चैप्टर ढूंढा जाए तो सबसे छोटा चैप्टर एक तो प्रारंभिक रहा, जिसके अंदर 2 धाराएं हैं, और प्रारंभिक के साथ साथ चैप्टर नंबर 5 पाठ्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा को संपूर्ण करना, इसमें भी 2 ही धाराएं हैं। तो ये 2 चैप्टर इसमें छोटे हैं। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब अगर मान लीजिए कि ये चैप्टर आप ठीक से पढ़ लें, मैं आपको एग्जाम में याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप चैप्टर ठीक से पढ़ लें तो आपको 90% बात यहीं पे याद हो जाएगी। और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ। तो जब आप पीडीएफ ले लेंगे तो इसमें बाद में आप समरी की जगह इसको काम ले सकते हैं, कि जब आप पढ़ेंगे अभी डिटेल में, लेकिन जब एग्जाम के लिए रिवाइज करना होगा तो रिवाइज करते समय इसी के सामने छोटा छोटा लिख लेंगे, तो ये जो 1 पेज तैयार हो जाएगा आपका, इस 1 पेज में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और इस चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। पूरा सिलेबस आपका अगर 30 नंबर का है तो 30 नंबर में अच्छी इंपॉर्टेंस इसको मिलेगी। आगे देखते हैं जरा। अगली चीज है, देखिए अब हम क्या करेंगे, एक एक धारा को पढ़ेंगे और एक एक धारा के प्रावधान देखेंगे कि उस धारा में क्या प्रावधान किया गया है। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगी उसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखी धारा। धारा संख्या याद करनी है या नहीं करनी, देखिए कर लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 30 में से आपका एक नंबर भी इधर उधर ना हो, पूरे के पूरे यूं खरे के खरे नंबर आए, तो उस केस में तो आपको धारा याद करनी चाहिए। और अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि एक आध क्वेश्चन धाराओं का आ गया तो बलिदान दे देंगे, तो एक अलग बात है। तो धारा संख्या याद कर लेनी चाहिए, बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे धारा, धारा का नाम क्या है, उसका विषय क्या है, और उस धारा के अंदर क्या प्रावधान, क्या नियम है, क्या प्रोविजंस है। तो देखिए कानून की पहली धारा है जिसका नाम है क्षेत्र और प्रारंभ। क्षेत्र और प्रारंभ की धारा 2 चीजें बताती है, कानून कौन से क्षेत्र में लागू होगा और कानून कब से प्रारंभ होगा। तो 1 अप्रैल 2010 से कानून लागू होगा, और कहाँ लागू होगा, संपूर्ण भारत में। और जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा पहले था लेकिन आज के दिन नहीं है, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि ये शुरुआत में कानून जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू हुआ, अब तो ये हर जगह लागू होता है। इस कानून में जगह जगह एक शब्द यूज किया गया है, समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसका मतलब कानून ये कहता है कि जगह जगह लिखा होगा कानून में सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी। तो सवाल पैदा होता है कि सरकार कौन सी। कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या बात हुई, सरकार तो भारत में एक ही है। नहीं, भारत में एक नहीं, भारत में कई सरकारें हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान ने दोहरी सरकार की व्यवस्था की है। एक केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, पूरे भारत की एक, और उसके साथ हर राज्य की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, स्वतंत्र सरकार है। इसके साथ भारत में कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया। तो जो यूनियन टेरिटरी है इनकी अपनी सरकार है। इसलिए जब लिखा होगा कि सरकार की जिम्मेदारी है तो झगड़ा पैदा हो जाएगा। कौन सी सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी है। गहलोत साहब बोलेंगे मैं क्या करूं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो मोदी जी बोलेंगे मेरा लेना देना नहीं है, गहलोत जी जाने। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इसलिए इस कानून में सरकार की परिभाषा दी गई। बहुत आसान है, सरकार हम किसे मानेंगे, आपको सिंपल ये देखना है कि स्कूल किसका है। अगर केंद्र सरकार का द्वारा चलाया गया कोई स्कूल है तो वहां पे सरकार का मतलब होगा केंद्र सरकार। अगर सरकार, राज्य सरकार कोई स्कूल चला रही है तो वहां पे सरकार का मतलब होगा राज्य सरकार। इसका मतलब अगर लिखा हो कि स्कूल के कमरे बनाना या स्कूल का मेंटेनेंस करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो हम देखेंगे स्कूल किसकी है, केंद्र सरकार की है तो केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, यूनियन टेरिटरी, अगर उनका स्कूल हो तो उसमें जिम्मेदारी किसकी। भारत में 2 तरह की यूनियन टेरिटरी हैं, ऐसी केंद्र शासित इकाइयां जिनके खुद की विधानसभा है तो वहां की सरकार की जिम्मेदारी है, और जहां पे विधानसभा नहीं है वहां पे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर, सॉरी ये आपका दिल्ली है, तो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली की खुद की विधानसभा है। अगर खुद की विधानसभा है तो वहां पे दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, और जहां पे नहीं है वहां पे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद ये कानून प्रावधान करता है, एक नाम लिखा हुआ है कानून में, कैपिटेशन फीस। कैपिटेशन फीस क्या होती है, कई बार प्राइवेट स्कूलों के बारे में, इनके बारे में आपने सुना होगा कि वो बच्चे को अगर आप स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो माँ बाप अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं, बेताब हो जाते हैं कि भाई दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल तो यही है, इसके अंदर एडमिशन दिलाना ही दिलाना है। स्कूल वाले मना कर देते हैं कि ना, हमारे यहाँ तो एडमिशन नहीं दे सकते, हम जगह नहीं है। फिर बाद में स्कूल वाले बोलते हैं कि ठीक है 5 लाख रुपए डोनेशन दो स्कूल को तो हम बच्चे का एडमिशन कर लेंगे। तो एडमिशन के नाम पे बच्चों से जो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, अनुदान, ये सब मांगा जाता है उसको हम कैपिटेशन फीस बोलते हैं। मतलब स्कूल की नॉर्मल शिक्षण फीस के अलावा जो भी लेंगे वो कैपिटेशन फीस कहलाएगा। अब इस कानून में जगह जगह शब्द यूज होगा चाइल्ड, बालक या बच्चा, तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि बालक या बच्चा किसे बोलेंगे। इस कानून के हिसाब से बालक या बच्चा वो है जिसकी उम्र 6 साल से कम नहीं है, 14 साल से ज़्यादा नहीं है। तो 6 से 14 के बीच के लोग जो हैं वो बालक कहलाएंगे।
कानून में एक शब्द यूज किया गया है जिसको बोला गया है पिछड़े वर्ग के बालक। ये पिछड़े वर्ग के बालक कौन से हैं? एक्चुअली कानून में तो डिसएडवांटेज ग्रुप यूज किया गया है, लेकिन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको पिछड़े वर्ग का बालक बोल दिया। पिछड़े वर्ग के बालक वो हैं जो या तो अनुसूचित जाति, जनजाति इनसे बिलोंग करते हैं, या फिर मान लीजिए कि धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, लिंग के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, किसी भी आधार पे अगर वो सामाजिक कारणों से प्रभावित हैं, समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, तो वो सारे के सारे हमारे लिए यहाँ पे पिछड़े वर्ग के या डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे कहलाएंगे। एक शब्द यहाँ पे यूज किया गया, दिव्यांग बालक। दिव्यांग बालक वो है जो किसी प्रकार की अपंगता से ग्रसित है। अब वो अपंगता अलग अलग हो सकती है, डॉक्टर सर्टिफाई करते हैं। उसके बाद कानून में जगह जगह शब्द यूज हुआ है, अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा का मतलब क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है पहली से आठवीं, तो इसको अनिवार्य शिक्षा भी बोल दो और इसी को प्रारंभिक शिक्षा भी बोल दो। तो प्रारंभिक शिक्षा कौन सी कहलाएगी? पहली क्लास से लेके आठवीं तक। आठवीं के बाद उच्च शिक्षा हो गई, आठवीं से पहले की प्री स्कूल होती है। कानून मेनली पहली से आठवीं की बात करता है। उसके बाद कानून में कई बार ये लिखा जाएगा कि अभिभावक की जिम्मेदारी है, गार्डियन की जिम्मेदारी है। तो गार्जियन कौन होगा? गार्जियन या तो बच्चे को जन्म देने वाले माता पिता, या माता पिता के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो बच्चे का ध्यान रखता है, वो हमारे लिए गार्जियन कहलाएगा। इसके साथ इस कानून की बड़ी इंपॉर्टेंट बात, स्कूल। जगह 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 स्कूल का नाम होगा कि स्कूल की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है। तो स्कूल कौन कौन से हो सकते हैं, कानून ने डिफाइन किया। ये कानून बताता है कि स्कूल चार प्रकार के हो सकते हैं। चार प्रकार के कौन कौन से? एक तो सरकारी स्कूल हो सकते हैं गवर्नमेंट के, दूसरा हो सकता है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल दो प्रकार के होते हैं। एक वो प्राइवेट स्कूल है जिसको सरकार की तरफ से कोई अनुदान या ग्रांट नहीं मिलता। एक वो प्राइवेट स्कूल है जो है तो प्राइवेट लेकिन गवर्नमेंट उसको अनुदान देती है। तो ऐसे प्राइवेट स्कूल, निजी का स्कूल जिनको कोई अनुदान नहीं मिलता, ऐसे जिनको अनुदान मिलता है, दो कैटेगरी हो गई। एक यहाँ पे लिखा हुआ है विशिष्ट श्रेणी के स्कूल। ये विशिष्ट श्रेणी के स्कूल कौन से हैं? स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्कूल। तो स्पेसिफाइड कैटेगरी के अंदर इस तरह के स्कूल आते हैं, जैसे नवोदय हो गया आपका, तो नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, इस तरह के जो स्कूल हैं वो स्पेशल कैटेगरी स्कूल कहलाते हैं। यहाँ तक हम सारी की सारी जो चीजें पढ़ रहे थे, पिछले पेज से चलते हैं। सभी की धारा कौन सी थी? दो। तो आप एक यहीं पे मैं आपको याद करा देता हूँ, याद कर लीजिए। परीक्षा में अगर सवाल आए कि इसकी परिभाषा किस धारा में दी गई है, किसी भी चीज की परिभाषा, परिभाषा शब्द आते ही आंसर करना धारा संख्या दो। सारी परिभाषाएं हमेशा धारा संख्या दो में ही होती हैं। तो हर कानून में, इसमें नहीं, हर कानून में परिभाषा की धारा दो होती है। धारा संख्या दो टिक करें, आपका जवाब बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद कानून की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है धारा संख्या तीन। धारा संख्या तीन ध्यान से पढ़नी है। सेक्शन 3 है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यही इस कानून का मूल मंत्र है, उद्देश्य भी यही है। तो ये धारा कहती है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को आठवीं तक की जो एजुकेशन, आठवीं तक की, पहली से आठवीं तक की, पहली से आठवीं तक की एजुकेशन नियर बाय स्कूल में, पड़ोस के स्कूल में मिले और मुफ्त मिले। ये इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। और इसके साथ साथ कोई ऐसे बच्चे जो विशिष्ट विकलांगता से ग्रसित हैं, जिनकी विकलांगता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, उनके लिए कानून कहता है कि उनके लिए घर पे शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई जा सकती है। वो राज्य सरकार पे डिपेंड करता है। तो इंपॉर्टेंट बात हमें याद करनी पड़ेगी, एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक? पहली क्लास से आठवीं तक सबके लिए फ्री। और कंडीशन क्या है? स्कूल घर के पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भारत बच्चा राजस्थान में पढ़ता है, आपने बोला कि ठीक है हमने तो स्कूल बना दिया, दिल्ली में वहाँ ले जाके फ्री में पढ़ा लो। वो शिक्षा देना नहीं है, वो शिक्षा से वंचित करना है। तो घर के पास में होना चाहिए। कितना पास होना चाहिए वो रूल अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला जो धारा है वो है धारा संख्या 4। धारा संख्या 4 है बालक बालिकाओं को आयु के आधार पर कक्षा में प्रवेश। ये क्या चीज़ है? हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मल पैटर्न तो ये बनता है कि बच्चा छठी साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में स्कूल जाए, पहली क्लास में एडमिशन दे दें उसको, जब तक 14 साल का नहीं हो तब तक 8वीं में पढ़ाएं, 8वीं तक करा के और उसको बोलेंगे इसकी एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा पूरी हो गई। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, बच्चा 6 साल का हो गया, एडमिशन नहीं कराया, अब धीरे धीरे आपने एडमिशन नहीं कराया लेकिन बच्चे की उम्र तो बढ़ रही है, तो बच्चे की उम्र बढ़ते बढ़ते 10 साल हो गई, 10 साल का बच्चा है, अभी तक स्कूल गया ही नहीं। अगर आज उसको स्कूल में डालेंगे तो आज स्कूल में डालने पे अब उसको पहली क्लास में डाला जाए तो औरों से बड़ा हो जाएगा और उसकी स्कूल शिक्षा पूरे होते होते समय लगेगा। तो ये धारा कहती है कि नहीं, ऐसा मत करो, उस बच्चे को स्कूल में लाओ। स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल है, वो चेक करेंगे कि बच्चे की उम्र अभी कितनी है, 10 साल है, 10 साल के हिसाब से कौन सी क्लास में होना चाहिए था। छठे साल में अगर वो पहली कक्षा में आता तो 10 साल का वो चौथी कक्षा में आ जाना चाहिए। तो हम उसको पहली क्लास में एडमिशन नहीं देंगे, सीधा
चौथी क्लास में एडमिशन देंगे तो बच्चे की उम्र के हिसाब से जो सही क्लास बनती है उसको वहाँ एडमिशन दिया जाएगा। दो तरह के बच्चे हैं, वो जो स्कूल के दरवाजे गए ही नहीं, या फिर जो स्कूल गए तो थे लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ दी। तो अगर पढ़ाई छोड़ भी दी तो फिर से, जैसे किसी बच्चे ने दूसरी में स्कूल छोड़ दी, 3 साल घर बैठा रहा, तो अब हम उसको दूसरी में एडमिशन नहीं देंगे, सीधा 5वीं से शुरू कराएंगे। और क्योंकि ये बच्चे बहुत आगे से शुरू कर रहे हैं तो जो पीछे की पढ़ाई छूट गई उनके लिए सरकार विशेष व्यवस्थाएं करेगी। तो इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये बालक बालिकाओं को आयु के आधार पर कक्षा में प्रवेश देना। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, मान लो कि कोई बच्चा इस तरह से स्कूल में एडमिट कराया गया, और इस तरह से मतलब जो पहले स्कूल नहीं गया, लेटर ऑन हमने उसको स्कूल में एडमिट करा दिया, देरी से वो स्कूल गया, देरी से स्कूल जाने के बाद में हो सकता है कि उसकी उम्र 14 क्रॉस कर गई, मतलब 7वीं क्लास में पहुंचा, 14 साल का हो गया, 8वीं और पढ़ाएंगे तो 15 साढ़े 15 साल का हो जाएगा। तो ये कानून कहता है कि अगर 14 साल से ज़्यादा का भी हो गया ना बच्चा, तब भी उसकी मुफ्त शिक्षा जारी रहेगी, 8वीं तक तो उसको फ्री पढ़ाना ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे। अगली जो हमारी धारा है वो है धारा संख्या 8। धारा संख्या 8 कहती है दूसरे विद्यालय में प्रवेश का अधिकार, दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। ये क्या चीज़ है? मान लीजिए कि कई बार एक बच्चा एक स्कूल में पढ़ता था और वो स्कूल 6ठी क्लास तक, 5वीं क्लास तक थी, 5वीं के बाद में है ही नहीं, और अब बच्चा जो है वहाँ से ट्रांसफर लेके ऐसे स्कूल में जाना चाहता है जहाँ पे 8वीं तक की पढ़ाई पूरी कर सके, और स्कूल का इंचार्ज, स्कूल का प्रिंसिपल, हेडमास्टर वो उसकी डिग्री लिए, टीसी लिए बैठा है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा उसको कि नहीं नहीं मैं नहीं देता, वो इधर टीसी नहीं दे रहा। दूसरी स्कूल में जाके जब बच्चा 6ठी क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो वो कहते हैं कि बिना टीसी के एडमिशन नहीं देंगे। दूसरा, कई बार ये होता है कि बच्चे के माता पिता का या बच्चे का किसी कारण से एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाता है, तो जब वो वहाँ जाएंगे तो नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। बच्चे के माता पिता पहले जयपुर रहते थे, जयपुर से जोधपुर चले गए तो ट्रांसफर कराना पड़ेगा, पुराने स्कूल से टीसी निकलवानी पड़ेगी, नए स्कूल के अंदर टीसी देनी पड़ेगी, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन कई बार स्कूल के जो संचालक हैं, स्कूल के जो प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, वो टीसी देने में आनाकानी करते हैं। इसलिए ये धारा कानून में बनाई गई कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा 8वीं तक की स्कूल दूसरी चेंज करना चाहता है, या फिर उसके माता पिता का किसी का ट्रांसफर हो गया वो जाना चाहता है, तो दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन लेना भी बच्चे का अधिकार है, उससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। और जो स्कूल का इंचार्ज या हेडमास्टर है, अगर उसको तत्काल प्रभाव से टीसी जारी करनी है, अगर उसने जारी नहीं की तो हम उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, केस चला देंगे उसके ऊपर। और इसके साथ साथ अगर नई स्कूल की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई कि बच्चा कहीं पे आया, आपने बच्चे से टीसी मांगी और बच्चे ने बोला कि मेरी स्कूल से टीसी जारी नहीं हुई, तो टीसी ना होने के कारण आप उसको एडमिशन से मना नहीं करेंगे, उसको एडमिशन देना ही पड़ेगा। तो टीसी ना होने पे प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता, इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला है धारा संख्या 6। धारा संख्या 6 है समुचित सरकार और लोक प्राधिकरण द्वारा विद्यालय की स्थापना। ये धारा ये कहती है कि देखिए, स्कूल स्थापित कौन करेगा? या तो गवर्नमेंट करेगी या फिर लोकल अथॉरिटी करेंगी, पंचायत समिति, नगर निगम, नगर पालिका। स्कूल की स्थापना निकटतम स्थान पे होनी चाहिए। और कब से कब तक होनी चाहिए? 2009 में ये कानून आया, तो कानून में लिखा गया कि कानून लागू होने के 10 साल, 2010 में कानून लागू होता है, 10 साल बढ़ा लो 2013, 10 साल के अंदर अंदर स्कूल बन जानी चाहिए। तो जहाँ पे रिहायशी इलाके हैं, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, रिहायशी इलाकों में प्राइमरी स्कूल घर के 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। और जो सेकेंडरी स्कूल है, उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसको हम बोलते हैं, वो 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसके बाद इस अनिवार्य शिक्षा के लिए खर्चा होगा, क्योंकि बच्चों को तो पैसे नहीं ले रहे हैं हम, बच्चों को तो बोल रहे हैं पहली से 8वीं तक फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन सरकार के तो पैसे लगेंगे, मास्टरों के तो पैसे लगेंगे, वो पैसे कौन देगा? तो धारा संख्या 7 ये बताती है कि ये पैसे सरकार आपस में बांटेगी। हम लोग देखेंगे कि अगर पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे कि ये आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये हैं, तो यहाँ पे 90-10 के अनुपात में खर्चा उठाया जाएगा। 90-10 का अनुपात का मतलब है केंद्र सरकार 100 में से 90 रुपए देगी और 10 रुपए देगी राज्य सरकार। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ के बाकी कहीं का भी केस है तो केंद्र और राज्य में ये पैसा 60-40 के अनुपात में भुगतान होगा। केंद्र सरकार 60 रुपए खर्च करेगी 100 में से, और 40% करेगी राज्य सरकार। और ये इस अनुपात पे रिसर्च करने के लिए एक कमेटी भी बनी थी जिसका नाम था बोरडिया कमेटी। तो बोरडिया कमेटी इस संबंध में बनी थी और उन्होंने ये सुझाव दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। तो आज के सेशन को हम लोग छोटा ही रखेंगे, यहीं पे इसको रोकते हैं। हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि इस सेशन को 2 बार देखें, अच्छे से 2 बार देखते ही आपको ये याद हो जाएगा। पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे, लेकिन पीडीएफ अभी अपलोड नहीं होगी। अगली क्लास के अंदर ये जो कानून है आरटी, ये पूरा हो जाएगा। पूरा होने के बाद एक साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ से लें?
हमारा सफल स्टेप्स के नाम से ऐप है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं उसी नाम से एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करें, वहाँ पे हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। कब होगी? मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास ये पूरी हो जाएगी तो कल की क्लास में अपलोड करा देंगे। लेकिन ये क्लास आपके लिए पूरी तरह फ्री है और नोट्स भी आपके लिए पूरी तरह फ्री हैं, कोई चार्ज उसके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, अगर आपको लगता है कि आपके 30 में से 30 नंबर आने चाहिए, तो मेरी फिर आपसे इस केस में कंडीशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। हर वो बच्चा जो एजुकेशन मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा है, मतलब हर फर्स्ट ग्रेड का बच्चा, उसके पास ये चैनल कम से कम पहुंचे, उसके पास ये जानकारी पहुंचे। फायदा अगर हो रहा है तो एक का क्यों हो, सभी का हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमें लगेगा कि और ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, तो हम लोग इसके क्वेश्चंस भी आपको करवा देंगे, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी करा देंगे। लेकिन हर काम करने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए, तो वो सपोर्ट करना आपका काम है। इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरे राजस्थान में जो सबसे बेस्ट काम हो सकता है उसमें से एक काम हम आपके साथ करेंगे। मेरे पास ये खुला विकल्प है कि हमारा एप्लीकेशन है जिस पे हमारे पास फर्स्ट ग्रेड के हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, फर्स्ट पेपर में भी हैं, सेकंड पेपर में भी हैं, और हमारे बच्चों को तो हमें कराना ही है। तो अगर हम लोग चाहते तो हम अपने एप्लीकेशन में इसको एक कोर्स के रूप में लॉन्च करके, सस्ते में ही सही कोर्स के रूप में लॉन्च करके लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन हम इसको पूरी तरह से अगर फ्री करवा रहे हैं तो बाकी काम अब आप लोगों को करना है। तो चलिए, आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए यूं ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।